हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि हम जानते हैं 16 तारीख को आपका 12वीं का त्रैमासिक का केमिस्ट्री का पेपर है। उसी के हिसाब से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन्हीं प्रश्नों को। तो हमारे पास पहला चैप्टर दिया गया है विलियन। आज हम विलियन के पहले क्वेश्चन देखेंगे। हम 1 to 1 सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो विलियन में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, गैसों का द्रव में विलीयता का नियम दिया था। तो गैसों का द्रव में विलीयता का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन आपके पास है वान 't हाफ, बर्कले, हेनरी या बॉयल। तो हम जानते हैं कि गैसों का द्रव में विलीयता का नियम हेनरी ने दिया था, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, हेनरी। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है पीतल है। अब पीतल क्या है? ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन, कोलाइडी विलयन। तो पहले तो हम विलयन समझते हैं। विलयन क्या होता है? तो जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मिलाया जाता है, इसका मतलब विलय में जब विलायक को मिलाया जाता है या विलायक में विलयक को मिलाया जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है? विलयन बनता है। तो विलयन जब भी बनता है तो दो चीज़ों के मिक्सचर से बनता है विलयन। अब पीतल कैसा विलयन है? तो पीतल में हम जस्ता और तांबे को मिलाकर पीतल बनाया जाता है, इस कारण से हम पीतल को बोल रहे हैं विलयन। अब हमारे पास ऑप्शन है ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन या कोलाइडी विलयन। तो हम जानते हैं कि पीतल हमारा ठोस होता है, इसलिए हम बोलेंगे ये कौन सा विलयन हो गया? तो इसे हम बोलेंगे ठोस विलयन। तो ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो हमने अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में पढ़ा है कि क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, ये तीनों क्या होते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। परंतु जो चौथा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है वो है हमारे पास वाष्प दाब, और हम ये जानते हैं कि वाष्प दाब अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, वाष्प दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। अब ये हमारे पास सीधी सी परिभाषा दे दी गई है कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोललता बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, मोललता, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन हमारे पास आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, वहाँ पे हमें सही ऑप्शन भरने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक आदर्श विलयन वह है जो सभी परिस्थितियों में निम्नलिखित या खाली स्थान नियम का पालन करे। तो हम ये जानते हैं कि आदर्श विलयन किसे बोलते हैं? जो किसका पालन करता है? राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राउल्ट। तो ये हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। दूसरा रिक्त स्थान हमें दिया गया है विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ में हमें बोला है कि परासरण दाब क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे सम परासरी विलयन। सम मतलब समान और परासरण है तो इसको हम बोलेंगे सम परासरी विलयन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा, रिक्त स्थान सेकेंड होगा। तीसरा हमें दिया गया है अणुसंख्य गुणधर्म विलयन के निश्चित आयतन में रिक्त स्थान के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। किसके कणों की संख्या पर निर्भर करता है? तो ये विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो हमारा ये रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? विलेय। ऑप्शन नंबर 4 या रिक्त स्थान नंबर 4 हमें दिया गया है विलयन में निश्चित ताप पर विलेय की और मात्रा नहीं घोली जा सकती। अब हमने एक निश्चित ताप पर विलय की जितनी मात्रा घोलना थी वो घोल दी है। यदि इससे ज़्यादा और घोलेंगे तो हम उसे घोल नहीं सकते। ऐसे विलयन को हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। ये संतृप्त हो चुका है, इससे ज़्यादा हम नहीं घोल सकते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिक्त स्थान में? संतृप्त विलयन। अगला हमें दिया गया है अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल खाली स्थान के अणु पार हो सकते हैं। तो हमने अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ी थी कि इसमें सिर्फ विलायक के अणु पार हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका विलायक के अणु पार हो सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 रिक्त स्थान जो कि आपकी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है जोड़ी मिलाइए। अब हमें जोड़ी मिलाना है तो पहले हम एक साइड की जोड़ी पूरी पढ़ लेते हैं। गैस का द्रव में विलयन, फिर हमें दिया है ठोस का गैस में विलयन, फिर हमें दिया है अणुसंख्य गुणधर्म, फिर हमें दिया है राउल्ट के नियम का पालन और अधिक मात्रा में विलय की मात्रा। अब यदि हम देखें तो आदर्श विलयन, तो अभी हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी। आदर्श विलयन किसे बोलते हैं? जो किसका पालन करते हैं? राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि राउल्ट के नियम का पालन में तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा? आदर्श विलयन। तो ये हमारा 4th का आंसर हो जाएगा आदर्श विलयन। अगला हमारे पास आता है विलय की कण की संख्या। अब विलय के कण की संख्या
तो हमारे पास विलय के कण की संख्या किससे दर्शाते हैं हम? अणुसंख्या गुणधर्म से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसका अणुसंख्या गुणधर्म, तो इसको हम ले देंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला हमारे पास है सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन में हमारे पास क्या आ जाएगा? तो सांद्र विलयन में हमारे पास आ जाता है गैस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, या अधिक मात्रा में विलय की मात्रा। तो यहाँ पे हम जानते हैं सांद्र विलयन क्या होता है? अधिक मात्रा में जब विलय की मात्रा हो जाती है तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो ये हमारा सांद्र विलयन का आंसर हो जाएगा। अगला हमें दिया गया है ठोस का गैस में विलयन, या हम देखें धुआं। तो हम जानते हैं कि धुआं कहाँ पे आएगा? तो ठोस का गैस में विलयन का ऑप्शन क्या आ जाएगा? धुआं। तो ये हमारा दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा। और हमारे पास बचता है सोडा वाटर। तो सोडा वाटर मतलब गैस का द्रव में विलयन। गैस को हम जब द्रव में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडा वाटर। तो गैस का द्रव में विलयन हमारा करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है विलयन में विलय की मात्रा कम होने पर विलयन कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास मात्रा विलय की मात्रा क्या है? कम है। तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तनु विलयन। जब हमने देखा कि विलय की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम बोलते हैं सांद्र विलयन, और जब विलय की मात्रा कम होती है तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं तनु विलयन। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है प्रति लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है। तो ये हम जानते हैं ये किसकी परिभाषा है? ये तुल्यांकी चालकता की परिभाषा है। तो इसका हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? तुल्यांकी चालकता। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणों को हम क्या बोलते हैं? तो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर होते हैं। तो आप देखोगे अणुसंख्य गुणधर्म हमने सही जोड़ी में भी लगाया था। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अणुसंख्य गुणधर्म, जो किस पे निर्भर करते हैं? विलय के कणों की संख्या पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? अणुसंख्य गुणधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात। यहाँ पे विलयन के घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या का अनुपात तो हमने पढ़ा है, ये हमारा होता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज की ये परिभाषा है। तो इसको हम मोल प्रभाज या मोल अंश बोल सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोल प्रभाज। अगला हमें दिया है विलयन जो बिना संगठन बदले एक ही ताप पर आश्रित होता है। यहाँ पे संगठन उसका चेंज होगा नहीं और ताप भी क्या होगा? एक ही होगा। तो उस पर वो क्या हो जाएगा? आश्रित हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं स्थिर क्वांति मिश्रण। ये आपको ध्यान रखना है, स्थिर क्वांति मिश्रण। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे विलयन के सारे ऑब्जेक्टिव के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आई होप ये आपको सब समझ में आए होंगे। देन हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है विद्युत रसायन। अब विद्युत रसायन में हमें दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे सामने है कैथोड पर होने वाली क्रिया। ऑप्शन आता है ऑक्सीकरण, अवकरण, उदासीनीकरण और रेडॉक्स। तो हमने पढ़ा है कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हमने पढ़ा है अपचयन, और अपचयन को हम एक और नाम बोलते हैं अवकरण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, अवकरण, कैथोड पर होने वाली क्रिया। और ऑक्सीकरण कहाँ होती है? तो एनोड पे जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है विद्युत रसायन से। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है वह कारक जो विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पे ध्यान देना है, विलयन की चालकता को प्रभावित नहीं करता है पूछा है। तो तनुता, तो हमने पढ़ा है कि तनुता विलयन की चालकता को प्रभावित करता है। विद्युत अपघट्य की प्रकृति, तो ये भी प्रभावित करता है। तीसरा होता है तापक्रम, तो ये भी प्रभावित करता है। इसका मतलब ये तीनों प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा द, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा सेकेंड का ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। तीसरा हमें दिया गया है एक फेराडे विद्युत का मान। तो हमने पढ़ा है एक फेराडे विद्युत का मान कितना होता है? तो ये होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर द इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 96,500 कूलाम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, लेड और सोडियम। तो हम जानते हैं कि संचायक सेल में हम लेड का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेड।
अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया है। अब लोहे पर जंग लगने की क्रिया ऑक्सीकरण, अपचयन, संक्षारण और बहुलीकरण। तो ये हम क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षारण, ऑप्शन नंबर स। लास्ट क्वेश्चन हमें बहुविकल्पीय प्रश्न का दिया गया है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। अब विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी होगी? तो यहाँ पे ओम इनवर्स सेमी सेंटीमीटर या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर स हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न का। अगले प्रश्न हमारे पास आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला दिया है, तनुता बढ़ाने पर खाली स्थान चालकता घटती है। कौन सी चालकता घटती है? तो हमने पढ़ा है कि जब भी हम तनुता बढ़ाते हैं तो हमारी जो विशिष्ट चालकता है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर विशिष्ट चालकता। पहले का विशिष्ट चालकता आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, एसिटिक अम्ल एक खाली स्थान विद्युत अपघट्य है। तो एसिटिक अम्ल हम जानते हैं एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास दुर्बल विद्युत अपघट्य है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर खाली स्थान होता है। तो हम जानते हैं कि विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कम होता है। अगला हमें दिया गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव खाली स्थान माना गया है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या माना गया है? तो हम जानते हैं इसको क्या माना गया है? शून्य माना गया है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य, चौथे का शून्य करेक्ट आंसर होगा। पांचवा हमें दिया गया है, वह युक्ति जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाती है? तो हम जानते हैं उसे हम कहते हैं सेल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अधिक आयनित होते हैं कहलाते हैं। तो जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा जो आयनित होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा प्रबल विद्युत या विद्युत अपघट्य कहते हैं जो जलीय विलयन में सबसे ज़्यादा आयनित होते हैं। तो ये थे हमारे खाली स्थान। आई होप आपको सारे समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जोड़ी मिलाइए। अब जोड़ी मिलाना है हमें तो किस प्रकार से मिलाएंगे? तो पहले हमारे पास है दुर्बल विद्युत अपघट्य, फिर हमारे पास है प्रबल विद्युत अपघट्य, संक्षारण, धात्विक चालक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पहले हम देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य की जोड़ी कहाँ पे बन रही है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए हम जाएंगे 0 वोल्ट, NH4OH, Al एल्यूमिनियम, HCl या जंग लगना। तो हम जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य हमारा हो जाएगा NH4OH, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा हमें दिया गया है प्रबल विद्युत अपघट्य। तो हम जानते हैं जो HCl होता है वो हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। तो दूसरे का हमारा आंसर आ जाएगा HCl। संक्षारण, तो संक्षारण की परिभाषा, संक्षारण किसे बोलते हैं? तो जब जंग लग जाता है उसको हम संक्षारण बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, तीसरे का ई। चौथा हमें दिया गया है धात्विक चालक, और पांचवा है हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो अभी हमने खाली स्थान में पढ़ा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? शून्य होता है। तो पांचवे का तो हम अ लगा देंगे। और चौथा हमारे पास बचता है धात्विक चालक, तो इसका बचता है हमारे पास एल्यूमिनियम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। आई होप आपको ये समझ में आई हो। मैं एक बार आपको नंबर भी यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको आसानी हो बाद में भी। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य हमारा HCl हो जाएगा, सेकेंड वाला संक्षारण जंग लगना थर्ड, धात्विक चालकता तो धात्विक चालकता हो जाएगी हमारी एल्यूमिनियम फोर्थ, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो जाएगा 0 वोल्ट। तो ये थी हमारी सही जोड़ी। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अब हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है। जब हम दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त कर देते हैं तो वहाँ पे जो युक्ति बनती है उसे हम कहते हैं सेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से पूछा गया है, विद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी नियम क्रिया किस नियमों का पालन करती है? तो हमने
पढ़ा हुआ है कि ये फेराडे के नियमों का पालन करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फेराडे के नियम कहलाते हैं। कौन से? जो विद्युत अपघटनी क्रियाएं जिन नियम का पालन करती है। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा फेराडे। तीसरा हमें दिया गया है वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ होते हैं। तो जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को ही बोलते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। जहाँ पे ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, एक साथ होगा, तो अभिक्रियाओं का क्या नाम है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ये हमारे तीसरे का आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है वह पदार्थ जो विलयन में आयनित होते हैं। अभी हमने पढ़ा विलयन में जो आयनित होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रबल विद्युत अपघट्य, जो विलयन में क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा प्रबल विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है नियम जिसके द्वारा अल्प विलीय लवण की विलीयता ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कौन सा नियम है जिसके द्वारा हम अल्प विलीय लवण की विलीयता ज्ञात कर सकते हैं? तो वो होता है हमारा कोलरास का नियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा कोलरास का नियम। तो ये थे हमारे चैप्टर 3 विद्युत रसायन के इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आई होप ये भी आपको समझ में आए होंगे। देन नेक्स्ट हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। तो यहाँ पे हमें पहला प्रश्न दिया गया है संक्रमण तत्व, और ऑप्शन हमारे पास है रंगीन यौगिक बनाता है, परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, मिश्र धातु बनाता है, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी संक्रमण तत्व के हमें गुण दिख रहे हैं कि वो रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, परिवर्तित संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं और मिश्र धातु बनाता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी के निम्नलिखित ब्लॉक का तत्व होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है एस, पी, डी और एफ किस ब्लॉक का ये तत्व होगा? परमाणु क्रमांक 29। तो परमाणु क्रमांक 29 हमारा आ जाएगा डी ब्लॉक में। तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो जाएगा परमाणु क्रमांक 29। क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? डी ब्लॉक में जाता है, इसलिए हम परमाणु क्रमांक 29 को बोलेंगे डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 3D संक्रमण तत्व संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ परिरक्षण प्रभाव। तो अब 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो जो परिरक्षण प्रभाव होगा वो क्या होगा? तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? तो जब आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जब अंदर की इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वो क्या करते हैं कि बाहर के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से ढाल देते हैं कि जिससे जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो जाए? परमाणु आकर्षण से मुक्त हो जाए। तो ऐसे प्रभाव को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो जब 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो अंदर होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि वो आकर्षित हो जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो यहाँ पे हमें दिया है SC, Ti, Mn और जिंक, Zn। तो यहाँ पे संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? तो हमने पढ़ा है कि मैग्नीज की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, Mn मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो पहले में हमने देखा था कि संक्रमण तत्व भी क्या करते हैं? परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्लियर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर द, संक्रमण तत्व ही परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है संक्रमण तत्व सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि। अब संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? क्योंकि उच्च गलनांक एवं कथनांक, ये ऑप्शन नहीं होगा। अपूर्ण कक्षक रखते हैं, ये भी नहीं होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो हमने पढ़ा है कि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से वो कौन सा गुण प्रदर्शित करते हैं? अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ऑप्शन नंबर स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है परा यूरेनियम तत्व वे तत्व है जो कि
यूरेनियम से भारी है, यूरेनियम से हल्के हैं, यूरेनियम के समान है या यूरेनियम के समस्थानिक है। तो हमने पढ़ा है परा यूरेनियम क्या होता है, परा यूरेनियम जो होते हैं वो यूरेनियम से होते हैं भारी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, यूरेनियम से भारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ऑप्शन हमारे पास है 3, 4, 5 और 6। तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्रोमियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। तो हमने पढ़ा है कि जो आर्गन होता है, आर्गन का परमाणु क्रमांक होता है 18। और आर्गन क्या है, एक अक्रिय गैस है, मतलब इसका जो परमाणु होते हुए यहाँ पे कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो 18 के बाद हमारे पास बचता है 24, तो 6 बचते हैं। तो इसका मतलब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर द 6 करेक्ट ऑप्शन होगा क्रोमियम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन अंतरकाशी यौगिक बनाता है। पहला दिया है हमें आयरन, दूसरा दिया है कोबाल्ट, तीसरा दिया है हमें मैग्नीज या सभी। तो हमने पढ़ा है अंतरकाशी यौगिक, सभी ये तत्व सारे तत्व क्या बनाते हैं, अंतरकाशी यौगिक बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंतरकाशी यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता क्या होती है। तो बढ़ती है, घटती है, पहले बढ़ती फिर घटती है, पहले घटती या फिर बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है लेंथेनाइड श्रेणियों में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता हमेशा क्या होती है, घटती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला आता है रिक्त स्थान में ए ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं। तो जैसा हम डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व बोलते हैं, तो ए ब्लॉक तत्व को हम बोलते हैं अंतः संक्रमण तत्व। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतः संक्रमण तत्व। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा अंतः संक्रमण तत्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है अधिकांश संक्रमण तत्व खाली स्थान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो संक्रमण तत्व हमने यहाँ पे ऑप्शन में भी पढ़ा था कि ये कौन सा गुण दर्शाते हैं, तो ये अणु चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अणु चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लेंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः होता जाता है। तो लेंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, क्योंकि क्रमांक में वृद्धि होगी तो आवेश में भी वृद्धि होगी, और आवेश में वृद्धि होगी तो वो उतने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो जिससे कि उसका आकार क्या हो जाएगा, कम होता जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है जेडेन केवल खाली स्थान ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हमने सेल में भी पढ़ा है कि जेडेन पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो जेडेन हमेशा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, +2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है संक्रमण तत्वों और उनके यौगिक खाली स्थान का कार्य करते हैं। तो संक्रमण तत्व किसका कार्य करते हैं, तो ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा N-2, F आपका 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है। फिर आपके पास आता है N-1, D भी आपका 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है, 1 तक, और लास्ट में आ जाएगा NS वर्ग। तो यहाँ पे आपके पास अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 6 का रिक्त स्थान। अगला हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 7 पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र। तो पोटेशियम परमैंगनेट का विधि हमने सीखा हुआ है, तो हम इसका सूत्र जानते हैं। इसका सूत्र होता है KMnO4। तो ये हमारा क्या रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र। तो ये थे हमारे डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। आई होप ये आपको पूरी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है जोड़ी मिलाइए। अब यदि हम जोड़ी मिलाएंगे तो आपके पास सिर्फ 3 जोड़ियाँ यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। हमें दिया गया है एक्टिनाइड, रंगहीन और सिक्का धातु। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कॉपर सिल्वर, रेडियोधर्मी और Zn2+।
तो यहाँ पे हम यदि एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड में हमारे पास आ जाएगा रेडियोधर्मी। एक्टिनाइड का हमारे पास ऑप्शन नंबर ब रेडियोधर्मी हो जाएगा। दूसरा रंगहीन, तो हमने पढ़ा है Zn2+ क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। और तीसरा है सिक्का धातु, तो सिक्का धातु किसकी होती है, कॉपर सिल्वर की। तो ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे जोड़ी मिलाइए के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। अब एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है तो यहाँ पे हमें दिया गया है Zn परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्यों। तो Zn के हम जानते हैं कि इसके जो कक्षक होते हैं वो पूर्ण होते हैं, इस कारण से ये संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, परिवर्तित संयोजकता नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है Cu+ तथा Cu++ में कौन सा आयन रंगहीन है और क्यों। तो हम ये जानते हैं कि Cu++ जो है वो क्या है, रंगहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, ए ब्लॉक तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है। तो ए ब्लॉक को हमने 2 श्रेणियों में बांटा है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। तो इसकी हमने पढ़ा है इसकी 3 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 3। Fe++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो हम जानते हैं इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है लूनर कास्टिक किसे कहते हैं। तो लूनर कास्टिक आपको ध्यान रखना है AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा गया है। तो ये थे हमारे सारे ऑब्जेक्टिव डी और ए ब्लॉक के तत्वों के। तो अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है उपसहसंयोजी यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक में हमें पहला प्रश्न दिया गया है NiCO4 में छप की ऑक्सीकरण अवस्था है। अब NiCO4 में की ऑक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हम जानते हैं, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 0। सेकंड हमें दिया है मोहर लवण है। तो मोहर कौन सा लवण है, द्विक लवण, संकुल लवण, उदासीन यौगिक या अभिकर्मक। तो हम जानते हैं जो मोहर होता है, मोहर लवण एक द्विक लवण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर अ द्विक लवण। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया गया है CuNH3,4SO4 में Cu की समन्वयक संख्या। Cu की समन्वयक संख्या क्या है। तो हम जानते हैं कि Cu की समन्वयक संख्या हो जाएगी इसमें 1, 2, 4 या 5। तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा Cu की समन्वयक संख्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है NiCO4 में MC बंध होता है, केवल पाई बंध, केवल सिग्मा बंध, सिग्मा एवं पाई या उपसहसंयोजी बंध। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिग्मा एवं पाई बंध, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है CONH3 आयन का रंग पीला होता है, इसकी EAN संख्या है। तो हम जानते हैं इसकी EAN संख्या क्या है। तो इसकी EAN संख्या क्या होती है, ऑप्शन नंबर 36 इसकी EAN संख्या होगी। यहाँ पे आपको EAN का फुल फॉर्म भी याद रखना है। EAN होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यदि हम देखें तो CONH3 आयन का रंग पीला होता है और उसमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो होता है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है संकुल यौगिक में लिगेंड। संकुल यौगिक में लिगेंड क्या करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, कभी ग्रहण करते हैं कभी दान करते हैं या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा संकुल यौगिक जब भी बनते हैं तो जो उसमें लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं। तो इसका ब ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है। तो एसीटेट, ऑक्सलेट, साइनाइड या अमोनिया। तो लिगेंड जो किलेट बनाता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सलेट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब ऑक्सलेट। 8 हमें दिया गया है सामान्यतः परमाणु का समूह लिगेंड के समान कार्य कर सकता है। कौन सा समूह लिगेंड के समान कार्य करता है, धनावेश आयन। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। वे उदासीन अणु होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होने वाला है। फिर हमें दिया गया है ऋणावेशित आयन, ये भी नहीं होते, या तो उदासीन अणु या तो ऋणावेशित आयन। तो यहाँ पे हम ये दोनों में से कोई कंफर्म नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है उपसहसंयोजी यौगिकों में किस धातु की उपसहसंयोजी संख्या है। किस धातु की कौन सी संख्या है? उपसहसंयोजी संख्या है। तो प्राथमिक संयोजकता के समान, द्वितीयक, प्राथमिक तथा द्वितीयक संयोजकता, योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि किसी धातु की उपसहसंयोजी संख्या कौन सी होती है, तो द्वितीयक संयोजकता के समान होती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न में से कौन सा यौगिक उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है? उपसहसंयोजी यौगिक नहीं है तो पोटेशियम फेरोसाइनेट, तो ये उपसहसंयोजी यौगिक होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट, फिर हमें दिया है पोटेशियम फेरोसाइनेट या टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। तो हम जानते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट उपसहसंयोजी यौगिक नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ब हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न उपसहसंयोजी यौगिक के। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारे पास दिया गया है, वे यौगिक जिनमें खाली स्थान कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहता है कार्बन धात्विक यौगिक कहलाते हैं। अब कार्बनिक समूह के कार्बन से जुड़ा रहने वाले यौगिक को हम बोलते हैं धातु। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? धातु कार्बनिक समूह कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सभी हरे पौधों में पाए जाने वाला संकुल यौगिक। तो ये तो हम बचपन छठी से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सा यौगिक पाया जाता है संकुल यौगिक हरे पौधों में, तो क्लोरोफिल पाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्लोरोफिल। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, विटामिन B12 का संकुल यौगिक होता है। अब यहाँ पे क्या आएगा? विटामिन B12, तो हमने पढ़ा है ये कोबाल्ट का संकुल यौगिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कोबाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास EDTA लिगेंड है। अब EDTA कौन सा लिगेंड है? तो ये होता है हमारा बहुदंतुर लिगेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बहुदंतुर लिगेंड। इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख देते हैं, बहुदंतुर लिगेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें हम कहते हैं लिगेंड। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लिगेंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य कौन सा बंध बनता है? तो ये यहाँ पे उपसहसंयोजी बंध बनता है। किसके बीच? लिगेंड तथा धातु आयन के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास उपसहसंयोजी बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है, प्रस्फुटनरोधी कार्बधात्विक यौगिक है। ये कौन से यौगिक होते हैं? तो ये होते हैं टेट्रा इथिलीन लेड। टेट्रा इथिलीन लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है, उपसहसंयोजकता का सिद्धांत दिया है। अब आपको यहीं पे उन्होंने आंसर भी मिसप्रिंट से आ गया है, तो क्या जाएगा? उपसहसंयोजकता का सिद्धांत वर्नर ने दिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फेरोसिन में 2 साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग के बीच परमाणु होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास आयरन, जो कि आपको दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक है। कैसा यौगिक है? तो संकुल यौगिक है। तो ये थे हमारे 10 खाली स्थान, रिक्त स्थान। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जोड़ी मिलाइए। अब हमें जोड़ी मिलाना है, तो हमारे पास दिया है EDTA। अब यहाँ पे हम जब ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो मैग्नीशियम ऋणात्मक लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड, उदासीन लिगेंड, एक दंतुर या धनात्मक। तो अभी हमने देखा हमारे पास खाली स्थान में EDTA दिया गया था और वहाँ पे हमने लगाया था बहुदंतुर। तो EDTA किसके साथ आ जाएगा? बहुदंतुर के साथ आ जाएगा। नेक्स्ट का हमें दिया है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के लिए हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन है हमारे पास मैग्नीशियम, बहुदंतुर, उदासीन, एक दंतुर और धनात्मक। तो यहाँ पे आपको कुछ भी लिगेंड में नहीं आता क्लोरोफिल, तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर अ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मैग्नीशियम। तीसरा हमें दिया है नाइट्रेटो। अब नाइट्रेटो क्या होगा? तो नाइट्रेटो एक ऋणात्मक लिगेंड होता है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऋणात्मक लिगेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डाइफेनिल फास्फिन। डाइफेनिल फास्फिन, तो यहाँ पे ये एक उदासीन लिगेंड होगा, तो डाइफेनिल फास्फिन का हो जाएगा उदासीन लिगेंड। और लास्ट हमारे पास होता है एक्वो, तो एक्वो का हो जाएगा एक दंतुर लिगेंड। तो यहाँ पे ये हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ये हमारी जोड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो उसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय धातु आयन से जुड़े एक दंती लिगेंड की संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे दिया है या आंसर भी दे दिया है, कौन सी संख्या कहलाती है, उप सहसंयोजी संख्या। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनियम आयन का सूत्र लिखिए। तो डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम, अब डाइक्लोरो टेट्राएमीन का हम सूत्र लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे पीटी, प्लेटिनियम का पीटी आ जाएगा Cl4 प्लस, तो ये हमारा किसका सूत्र हो जाएगा, डाइक्लोरो टेट्राएमीन प्लेटिनम आयन का सूत्र हो जाएगा PtCl4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है यदि संकुल आयन ऋण आयनिक है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के आगे क्या लगाते हैं। तो जब भी कोई ऋणायनिक हो आयन हो तो केंद्रीय धातु परमाणु के आगे लगाते हैं हम 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है वे योक्सिल यौगिक जो क्रिस्टल जालक के रूप में ही स्थायी होते हैं किंतु जलीय विलयन में अपने यौगिकों में टूट जाते हैं कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक के रूप में क्या हो जाते हैं, ये स्थायी होते हैं पर जलीय विलयन में अपने यौगिकों में टूट जाते हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं द्विक लवण। कौन से लवण होते हैं ये, द्विक लवण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वे आणविक या योक्सिल यौगिक जिनका अस्तित्व जलीय विलयन या विलायक के विलयन में भी विद्यमान रहता है कहलाते हैं। तो जो जलीय विलयन या विलायक के विलयन में भी क्या हो, विद्यमान रहे, अपना अस्तित्व खोए नहीं, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं संकुल यौगिक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संकुल यौगिक। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, लिगेंड में वह विशिष्ट परमाणु जो वस्तु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है कहलाता है। तो हम इसे दाता बोलते हैं कि जो देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम दाता परमाणु या दाता कहते हैं। तो अभी अपन लिख देते हैं दाता कहते हैं या दाता परमाणु कहा जाता है। अब 7वां हमें दिया गया है धातु या धातु आयन के साथ संयोजन का जब कोई बहुदंतुर लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना लेता है तो कहलाता है। अब क्या बना रहा है ये, लिगेंड चक्रीय संरचना वाला अणु बना रहा है, तो उसे हम बोलते हैं कीलेट। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका कीलेट। प्रश्न नंबर 8 हमें बता रहा है कि केंद्रीय धातु आयन तथा उससे जुड़े हुए लिगेंड को एक बड़े कोष्टक के अंदर रखते हैं तो इसे हम कहते हैं, तो ये किसका क्षेत्र बन जाता है, ये बन जाता है उप सहसंयोजन का क्षेत्र। तो इसे हम कहते हैं उप सहसंयोजन क्षेत्र। प्रश्न नंबर 9 हमें दिया गया है उप सहसंयोजन संख्या 6 वाले संकुल आयन का आकार होता है। तो जब उप सहसंयोजन संख्या 6 हो तो ये संकुल आयन का निर्माण करते हैं। तो किस संकुल आयन का, तो अष्टफलकीय संकुल आयन का ये निर्माण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टफलकीय संकुल आयन। लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वर्नर की प्राथमिक संयुक्ता से निर्मित बंध होता है। तो यहाँ पे वर्नर की जो प्राथमिक संयुक्ता है वहाँ पे जो बंध बनता है वो होता है विद्युत संयोजी बंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास विद्युत संयोजी बंध। तो ये थे हमारे चैप्टर 9 के इम्पॉर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। देन हम हमारे आज के लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, जिसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है निम्न में से कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ नीला अवक्षेप देगा। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए गए हैं KiO3, CHI3, KiCH2I2। तो कौन सा यौगिक AgNO3 विलयन के साथ क्या देगा, नीला अवक्षेप देगा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा
Ki पोटेशियम आयोडाइड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का Ki। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद में निर्माण होता है। तो जब SN1 अभिक्रिया होती है तो प्रथम पद में किसका निर्माण होता है? तो हम जानते हैं कि प्रथम पद में ही इसका कार्बन धन आयन का निर्माण होता है। तो कार्बन धन आयन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। तो कौन सा यौगिक हमें क्या देता है? एसिटिलीन देता है। किसके साथ? रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर। ऑप्शन हमारे पास है CH2I2, CH3I, CHI3 या Cl4। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर CHI3। तो यहाँ पे ये हमें एसिटिलीन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा यौगिक फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है? तो फ्रियॉन का सूत्र हमने पढ़ा है CCl2F2, इसे हम बोलते हैं फ्रियॉन। तो फ्रियॉन का सूत्र हमारा हो जाएगा CHCl3 CCl4 CCl2F2, ये हमारा स ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, CX बंध होता है। तो यहाँ पे हेलोजन बंध कौन सा होता है? तो अध्रुवीय, आयनिक, वांडरवाल्स या ध्रुवीय। तो हमने पढ़ा है कि हेलोजन बंध हमेशा ध्रुवीय होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हेलोजन होता है वो काफ़ी ऋणात्मकता दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं वो कार्बन के परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक जगह पे या आके जम जाते हैं, तो वहाँ पे वो ध्रुवीय व्यवहार दर्शाते हैं। इस कारण से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा बंध होता है? ध्रुवीय बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है ओजोन परत के लिए घातक है। तो ओजोन परत के लिए घातक कौन है? तो CCl2F2 हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, एरिल हेलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है। अब एरिल हेलाइड में कौन सा हेलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन होता है? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा sp2 संकरित कार्बन, जो किससे जुड़ा है? हेलोजन परमाणु से जुड़ा है। किस में जुड़ा है? तो एरिल हेलाइड में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है एथिल आयोडाइड को एल्को KOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब हम एथिल आयोडाइड को किसके साथ गर्म करें? KOH के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है एथिलीन। ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट आंसर होगा। C2H5OH एथिल एल्कोहल को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो जब हम एथिल एल्कोहल को किसके साथ गर्म करेंगे? आयोडीन और क्षार के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा CHI3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, रेसिंग विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? कौन सी विधि? रेसिंग विधि। तो ये हमने पढ़ा है कि क्लोरोबेंजीन बनाते वक्त हमें किस विधि का उपयोग लगता है? तो हम क्लोरोबेंजीन बनाते वक्त रेसिंग विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेसिंग विधि हम क्लोरोबेंजीन में प्रयुक्त करते हैं। अब आते हैं हम हमारे द्वितीय स्थानों की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। इसमें से कई क्वेश्चंस आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद खाली स्थान है। तो सेंडमेयर अभिक्रिया में हमारा क्लोरोबेंजीन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का सूत्र पूछा है। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमारा बन जाता है COCl2। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा COCl2। थर्ड हमें दिया है एल्किल हेलाइड का सामान्य सूत्र। तो एल्किल हेलाइड तो उसको हम R और X से दर्शाते हैं। तो एल्किल हेलाइड का हमारा सामान्य सूत्र हो जाएगा RX। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कॉस्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त गैस प्राप्त होती है। वो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है आइसोसाइनाइड। यहाँ ध्यान रखना है आपको, कौन सी गैस हमें प्राप्त होती है? आइसोसाइनाइड, जो काफ़ी दुर्गंध युक्त होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है क्लोरीटोन उच्च कोटि की खाली स्थान है।
तो इसको हम एक औषधि के रूप में यूज़ करते हैं। जहाँ पे नींद कम आती है जिन लोगों को, वो इसका एक उपयोग करते हैं औषधि के रूप में। इसको हम बोलते हैं निंद्राकारी औषधि, क्लोरिटोन उच्च कोटि। तो यहाँ पे हम लिख देंगे निंद्राकारी औषधि, या आप औषधि भी लिख देंगे तो चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रशीतक फ्रियान का सूत्र। तो अभी हमने देखा फ्रियान का सूत्र, हमने ऊपर देखा फ्रियान का सूत्र होता है CCl2F2, जो कि हम फ्रिज में भी जिसका उपयोग करते हैं। हमारे घर का जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है आज का, S1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? तो SN1 अभिक्रिया 2 पदों में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। तो ये थे हमारे हेलो एल्केन तथा हेलो एरियंस के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आई होप आपको सारे चैप्टर्स समझ में आए होंगे। तो ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर के लिए आपको इसका एक और वीडियो मिल जाएगा, या आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।